ठहर कर, अकेले यहाँ भय लगता है क्या? ध्रुव स्वामिनी कुछ रुक कर उसको बोलती है कि तुम अकेले यहाँ पर नहीं रहना चाहते हो क्या? तुम्हें अकेले में डर लगता है? बैठिए, सुनिए। मेरे पिता ने उपहार स्वरूप कन्यादान किया था। कि यहाँ बैठ करके मेरी बातों को सुनो। मेरे पिताजी ने आपको उपहार स्वरूप कन्यादान किया था, यानी मुझे गुप्त साम्राज्य में भेजा था। किंतु गुप्त सम्राट क्या अपनी पत्नी शत्रु को उपहार में देंगे? कहने का मतलब मेरे पिता ने तो तुम्हारे साथ मेरी शादी की है, शादी करके मेरा कन्यादान किया है, लेकिन एक राजा होते हुए, यानी गुप्त वंश का राजा होते हुए भी क्या तुम अपनी पत्नी को उपहार में देने के लिए दूसरे राजा को देने के लिए तैयार हो? वो उससे प्रश्न पूछ रही है। घुटने के बल बैठकर, घुटने के बल बैठना यानी उसके सामने वो विनय कर रही है। घुटने के बल बैठ करके, देखिए मेरी ओर देखिए। वो कहती है कि मेरी तरफ देखो, मैं आपसे किस प्रकार से भीख मांग रही हूँ। मेरा स्त्रीत्व क्या इतने का भी अधिकारी नहीं कि अपने को स्वामी समझने वाला पुरुष उसके लिए प्राणों का पण लगा सके? कि क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं है कि मैं अपने स्त्रीत्व को बचाने के लिए जो पुरुष अपने आप को मेरा स्वामी मानता है, क्या वो पुरुष मेरे लिए अपने प्राणों की बाजी नहीं लगा सकता? कहने का मतलब तुम मेरे पति हो, और पति होने के नाते तुम मेरे स्त्रीत्व को बचाने में चाहे आपको प्राणों की बाजी ही क्यों न लगानी पड़े, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ। रामगुप्त, यहाँ पर देखो ध्रुव स्वामिनी की निस्सहायता दिखाई दे रही है, वो असहाय हो चुकी है, इसलिए रामगुप्त के सामने वो विनय कर रही है। रामगुप्त उसे देखता हुआ, तुम सुंदर हो, ओह कितनी सुंदर, किंतु सोने की कटार पर मुग्ध होकर उसे कोई अपने हृदय में डुबो नहीं सकता। तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारा नारीत्व अमूल्य हो सकता है। रामगुप्त इस प्रकार से ध्रुव स्वामिनी जब विनय कर रही है तो उसकी तरफ देखता है और उसकी तरफ देखकर बोलता है कि तुम बहुत सुंदर हो, बहुत ही सुंदर हो, किंतु परंतु सोने की कटार पर मुग्ध होकर, कि जिस प्रकार से सोने की कटार यानी तलवार पर मुग्ध होकर कोई भी व्यक्ति उस सोने की तलवार को अपने हृदय में डुबो नहीं सकता। कहने का मतलब सोने की तलवार से अपनी हत्या नहीं कर सकता, आत्महत्या नहीं कर सकता। तुम्हारा नारीत्व अमूल्य हो सकता है। और फिर वो बोलता है कि तुम्हारा नारीत्व यानी तुम्हारी मर्यादा है वो अमूल्य हो सकती है, मैं इसमें कोई संदेह नहीं करता हूँ। फिर भी अपने लिए मैं स्वयं कितना आवश्यक हूँ यह कदाचित तुम नहीं जानती हो। कि तुम्हारा नारीत्व अमूल्य है ये तो है, लेकिन तुम्हारे बदले मैं अपने जीवन को समाप्त नहीं करना चाहता हूँ। मेरा जीवन अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को तुम नहीं समझ सकती हो। यहाँ पर देखो, चाहे कैसा ही जीवन क्यों न जीना पड़े, अपमानित जीवन जीने के लिए तैयार है रामगुप्त यहाँ पर। तो यहाँ पर निर्लज्जता दिखाई दे रही है रामगुप्त की, और कर्तव्य से तो वो भागता आ ही रहा है। पूरे नाटक में हम देख रहे हैं कि जहां भी उस पर कोई जिम्मेदारी आती है वो वहां से भागने की कोशिश करता है। ध्रुव स्वामिनी उसके पैरों को पकड़कर, मैं गुप्त कुल की वधू होकर इस राज परिवार में आई हूँ इसी विश्वास पर, आगे डॉट डॉट दिया हुआ है, इसी विश्वास पर कि यहाँ पर मेरा सम्मान किया जाएगा, मेरी इज्जत बचाई जाएगी। ध्रुव स्वामिनी उसके पैरों को पकड़कर कहती है कि मैं गुप्त कुल की वधू बनकर, यानी गुप्त कुल में मैं शादी करके आई हूँ, गुप्त कुल में यानी राजा परिवार में मैं शादी करके आई हूँ। यही विश्वास था कि इस परिवार में मुझे अत्यधिक सम्मानित जीवन जीना जी सकती हूँ। रामगुप्त उसे रोककर, वह सब मैं नहीं सुनना चाहता। रामगुप्त कहता है कि ऐसी बातें मेरे सामने मत बोलो कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, ऐसी बातें मैं नहीं सुनना चाहता। ध्रुव स्वामिनी मेरी रक्षा करो, मेरे और अपने गौरव की रक्षा करो। ध्रुव स्वामिनी फिर उसको बोलती है कि तुम मेरी रक्षा करो, और यदि तुम मेरी रक्षा करोगे तो तुम्हारे अपने गौरव की भी रक्षा होगी। कहने का मतलब यदि पत्नी बेइज्जत जीवन जी रही है तो उसके पति
उसका पति भी बेइज्जत जीवन जीता है, यानी पत्नी की इज्जत है तो ही पति की इज्जत है। तो वो उसको समझाने की कोशिश कर रही है। राजा, आज मैं शरण की प्रार्थनी हूँ, कि हे राजा, मैं आज तुमसे शरण मांग रही हूँ। शरण यानी तुम मुझे आश्रय दो, तुम मेरी इज्जत बचाओ। मैं स्वीकार करती हूँ कि आज तक मैं तुम्हारे विलास की सहचरी नहीं हुई, किंतु वह मेरा अहंकार चूर्ण हो गया है। वो कहती है कि मैं अपनी गलती को स्वीकार करती हूँ कि आज तक मैंने तुमसे प्रेम नहीं किया है, किंतु आज मैं अपने अहंकार को चूर्ण चूर्ण महसूस कर रही हूँ। कहने का मतलब मैंने तुमसे प्रेम ना करके गलती की है, तुमसे प्रेम ना करके मैं चंद्रगुप्त से प्रेम करती हूँ, तो ये मेरा अहंकार भी चूर्ण चूर्ण हो चुका है। मैं तुम्हारी होकर रहूंगी। और वो कहती है कि अब मैं तुमसे प्रेम करूंगी। राज्य और संपत्ति रहने मैम, पर ये विलास की राजा को संस्कृति का क्या मतलब है? क्या? विलास की विलास, संस्कृति। विलास की सहचरी यानी विलासी जीवन जीने की साथी नहीं बन पाई हूँ। यानी विलासी प्रवृत्ति में डूब करके जो जीवन जिया जाता है, उस तरीके से मैं तुम्हारा साथ नहीं निभा पाई हूँ। समझे? ठीक है। तो वो कहती है कि अब मेरा वो अहंकार चूर्ण चूर्ण हो चुका है, अब मैं तुमसे प्रेम करने वाली होकर ही रहूंगी। राज्य और संपत्ति रहने पर राजा को, पुरुष को बहुत सी रानियां और स्त्रियां मिलती है, किंतु व्यक्ति का मान नष्ट होने पर फिर नहीं मिलता। वो कहती है कि यदि तुम्हारा राज्य और संपत्ति तुम्हारे पास है, तो तुम्हारे पास बहुत सी रानियां या स्त्रियां मिल सकती है, लेकिन एक बार व्यक्ति की इज्जत चली जाती है, मान चला जाता है, तो फिर वो मान दोबारा नहीं मिलता है। कहने का मतलब यदि तुम युद्ध करके सकराज के साथ या राज्य को खो दोगे, तो वो राज्य तुम फिर से प्राप्त कर सकते हो, लेकिन एक बार तुमने अपनी इज्जत खो दी है, तो वो इज्जत तुम्हें फिर से नहीं मिलेगी। रामगुप्त घबराकर उसका हाथ हटाता हुआ घबरा जाता है और अपने पांव से उसका हाथ हटाता है। ओ है, तुम्हारा यह घातक स्पर्श बहुत ही उत्तेजनापूर्ण है। और वो कहता है कि तुमने जो मुझे स्पर्श स्पर्श कर रखा है, वो मुझे अत्यधिक उत्तेजित कर रहा है। मैं नहीं, तुम मेरी रानी। नहीं नहीं, जाओ, तुमको जाना पड़ेगा। वो कहता है कि मैं नहीं, कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करूंगा, तुम मेरी रानी नहीं हो। नहीं नहीं, जाओ, तुमको जाना पड़ेगा, कि मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ, मेरे कहे अनुसार तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। मैं तुम्हें अपनी रानी नहीं मानता हूँ, तुम उपहार की वस्तु हो, कि तुम तो पहले से ही उपहार की वस्तु हो। वैसे हर एक लड़की की शादी की जाती है, लेकिन उसके लिए कन्यादान किया कहा जाता है, लेकिन ऐसे तो नहीं है कि किसी भी लड़की को किसी दूसरे को सौंप दे। आज मैं तुम्हें किसी दूसरे को देना चाहता हूँ, इसमें तुम्हें क्यों आपत्ति हो? और वो ये निर्लजता पूर्वक बातें कर रहा है कि वैसे तुम्हारे पिता ने मुझे सौंप दिया है और मैं तुम्हें किसी दूसरे राजा को सौंप रहा हूँ, तो इसमें तुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं करनी चाहिए। ध्रुव स्वामिनी खड़ी होकर रोष में, निर्लज, मद्यप, कलील, ओ है तो मेरा कोई रक्षक नहीं। ध्रुव स्वामिनी अत्यधिक क्रोधित हो जाती है और गुस्से में खड़ी हो जाती है और उसको निर्लज यानी बेशरम, शराबी और कुटिल बुद्धि वाला कह करके संबोधित करती है और अफसोस जताती हुई कहती है, इसका मतलब मेरा कोई भी रक्षक यहाँ पर नहीं है। कहने का मतलब मेरी रक्षा ये रामगुप्त नहीं करेगा। ठहर कर, नहीं, अपनी रक्षा मैं स्वयं करूं। कुछ रुक करके बोलती है कि यदि तुम मेरी रक्षा नहीं करते हो, तो मैं अपनी रक्षा खुद करूंगी। मैं उपहार में देने की वस्तु शीतलमणि नहीं हूं। और वो कहती है कि तुम मुझे जिस तरीके से उपहार में देने की शीतलता से परिपूर्ण मणि समझ रहे हो, मैं वो वस्तु नहीं हूं। मुझ में रक्त की तरल लालिमा है। कहने का मतलब मेरी नसों में या मेरी रगों में खून बह रहा है। कहने का मतलब मैं एक सजीव वस्तु हूँ, मैं कोई शीतलता प्रदान करने वाली मणि नहीं हूँ। मेरा हृदय उष्ण है और उसमें आत्म सम्मान की ज्योति है। कि मेरा हृदय यानी मेरे हृदय में अत्यधिक क्रोध भरा हुआ है। उष्णता यानी अत्यधिक गुस्से से परिपूर्ण हूँ। उसमें आत्म सम्मान की ज्योति है, कि मुझे अपना सम्मान खुद करना आता है, उसकी चमक है, वो मेरे हृदय में समाई हुई है।
اس کی رکشا میں ہی کروں گی، کہ اپنے آتم سمان کی رکشا ہے وہ میں خود ہی کرنا چاہتی ہوں۔ رسنا سے کرپانی نکالتی ہے، رسنا جیسے ہوتی ہے جیسے تگڑی نما، اس نے اپنی کمر پہ کچھ تگڑی نما باندھ رکھا ہے، اور اس کے اندر سے وہ کرپانی جیسے ٹانگ کر کے رکھ لیتے ہیں نا، راجا یا مہارانی ہے تو وہ وہاں سے تلوار نکالتی ہے، کرپانی چھوٹی تلوار اس نے ٹانگ رکھی تھی وہ نکالتی ہے۔ رام گپت بھیبت ہو کر پیچھے ہٹتا ہوا، تو کیا تم میری ہتیا کرو گی؟ رام گپت اتیہدک ڈر جاتا ہے اور وہ پیچھے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تو تم میری ہتیا کرو گی؟ تلوار دیکھ کر کے ڈر گیا ہے، ڈرپوک پرورتی دکھائی دے رہی ہے رام گپت کی۔ دھرو سوامی تمہاری ہتیا نہیں، تم جیو، بھیڑ کی طرح تمہارا شدھ جیون اسے نہ لوں گی۔ وہ اس کو کہتی ہے کہ نہیں، تمہاری کیا ہتیا کروں، کہ تم تو اپنا جیسا بھی جیون ہے اس جیون کو جیو۔ جیسے بھیڑ کا ادہرن کیوں دیا گیا ہے؟ کیونکہ بھیڑ ایک بہت ہی ڈرپوک پرانی ہے، کہ تمہارا جیون ہے اتیہدک شودر ہے، یعنی اتیہدک چھوٹا جیون ہے۔ جس پرکار سے بھیڑ ہے وہ اپنا جیون جیتی ہے، تم اس کی بھانتی اپنا جیون جیو۔ تمہارے جیون کو میں نہیں چھیننا چاہتی ہوں، میں اپنا ہی جیون سماپت کروں گی۔ وہ کہتی ہے کہ تمہارا تو جیون ویسے ہی ہے، تم تو اپمانت جیون بھی جی سکتے ہو، ایسے جیون کو میں چھیننا نہیں چاہتی ہوں، میں تو خود ہی اپنا جیون سماپت کرنا چاہتی ہوں۔ رام گپت کنتو تمہارے مر جانے پر اس بربر سکراج کے پاس کس کو بھیجا جاوے گا؟ تو رام گپت کو دیکھو، یہ نہیں ہے کہ اس کی پتنی آتم ہتیا کر رہی ہے اس کو بچانا ہے، اس کو تو یہ لگی پڑی ہے کہ یدی تم مر جاؤ گی تو اس بربر سکراج کے پاس، یعنی اس جنگلی سکراج کے پاس میں کس کو بھیجوں گا؟ نہیں نہیں، ایسا نہ کرو، ہتیا ہتیا، دوڑو دوڑو، بھاگتا ہوا نکل جاتا ہے۔ وہ ڈر جاتا ہے کہ یہ اب اپنی آتم ہتیا کر دے گی تو میں پھنس جاؤں گا، تو اس لیے وہ اس کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک پتی ہونے کے ناطے یا ایک راجا ہونے کے ناطے وہ دھرو سوامی کو بچانا نہیں چاہتا ہے، صرف اپنے نجی سوارتھوں کے لیے وہ دھرو سوامی کو بچانا چاہتا ہے اور شور مچا دیتا ہے کہ ہتیا ہو رہی ہے، ہتیا ہو رہی ہے، دوڑو دوڑو، ایسا کرتے ہوئے وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ دوسری اور سے ویگ سے چندرگپت کا پرویش، دوسری طرف سے تیورتا کے ساتھ چندرگپت وہاں پر پرویش کرتا ہے، یعنی وہاں پر چندرگپت آ جاتا ہے۔ چندرگپت ہتیا، کیسی ہتیا؟ دھرو سوامی کو دیکھ کر یہ کیا مہادیوی ٹھہریے۔ چندرگپت آ کر کے کہتا ہے کہ ہتیا کون کر رہا ہے، کیسے ہتیا ہو رہی ہے؟ دھرو سوامی کی طرف دیکھتا ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا مہادیوی ٹھہریے۔ دھرو سوامی کے ہاتھ میں جو کٹار تھی یا کرپانی تھی اس کو دیکھ کر کے ایسا سوچ رہا ہے کہ مہادیوی کس کی ہتیا کر رہی ہے، تو وہ اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ دھرو سوامی کمار اسی سمے تمہیں بھی آنا تھا، سکروڑ دیکھتی ہوئی وہ اس کی طرف کرونا کے ساتھ دیکھتی ہے اور اس کو سمبودت کرتی ہے کہ کمار تمہیں بھی ایسے سمے پر ہی آنا تھا، میں پرارتھنا کرتی ہوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، اور وہ اس کو وہاں سے چلے جانے کی پرارتھنا کرتی ہے۔ مجھے اپنے اپمان میں نروسن نگن دیکھنے کا کسی پروش کو ادھیکار نہیں، اور وہ کہتا ہے کہ میں جس پرکار سے اپمانت ہو کر کے نروستر یا نگن اوستھا میں جیون جی رہی ہوں، ایسے جیون کو کوئی بھی پروش دیکھنے کا ادھیکار نہیں رکھتا ہے۔ نہیں، مجھے مرتیو کی چادر میں اپنے کو ڈھک لینے دو، اور وہ کہتی ہے کہ میں اس پرکار کا نگن یعنی اپمانت جیون ہے وہ نہیں جینا چاہتی ہوں، میں مرتیو روپی چادر سے اپنے اس جیون کو ڈھکنے کی کوشش کر رہی ہوں، یعنی اپمانت جیون جینے سے اچھا ہے کہ میں مرتیو کو ہی گلے لگا لوں۔ چندرگپت کنتو کیا کان سننے کا بھی میں ادھیکاری نہیں ہوں؟ تو وہ میم کہتا ہے نگن کا مطلب اپمانت ہوتا ہے؟ نگن کا مطلب ہوتا ننگا، یعنی ایک دم نروستر نگن، اس کا جیون ہے وہ جیسے اپمانت محسوس کر رہی ہے، تو اپمانت جیون کو وہ ایک دم نگن محسوس کر رہی ہے، ننگا محسوس کر رہی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ میں اس پرکار کا ننگا جیون یعنی اپمانت جیون ہے وہ نہیں جینا چاہتی ہوں، اس سے اچھا ہے کہ میں مرتیو روپی چادر سے اپنے جیون کو ڈھک لوں، کہنے کا مطلب میں مرتیو کو گلے لگا کر کے اس جیون سے مکتی پا لوں۔ سمجھ گئے؟ یعنی نرلجتا، بے شرم
बेशर्मी से परिपूर्ण जीवन नहीं जीना चाहती हूँ। किसमें? यानी उसका पति उसको अपमानित कर रहा है और वो ऐसा अपमानित जीवन जीना नहीं चाहती है। वो मृत्यु रूपी चादर से अपने ऐसे जीवन को ढक ढक करके लोगों से दूर होना चाहती है। चंद्रगुप्त, किंतु क्या कारण सुनने का भी मैं अधिकारी नहीं हूं? तो चंद्रगुप्त कहता है कि कारण क्या है, वो कारण तो मैं जान जान सकता हूँ क्या? ध्रुव स्वामिनी, सुनोगे? ठहरकर सोचती हुई, नहीं, अभी आत्महत्या नहीं करूंगी। तो वो ध्रुव स्वामिनी को थोड़ी दिलासा मिलती है। वो सोचती है कि कोई तो ऐसा व्यक्ति आया है जो मेरे इस अपमानित जीवन का कारण पूछ रहा है। तो वो थोड़ा रुक करके सोचती है और कहती है कि नहीं, अभी आत्महत्या नहीं करूंगी, कि किसी ने मेरे दुखों को जानने की कोशिश की है, तो मैं अब थोड़ा रुक जाती हूँ, मैं अपने जीवन को समाप्त नहीं करूंगी। जब तुम आ गए हो तो थोड़ा ठहरूंगी, कि मेरी रक्षा करने के लिए या मेरे दुखों को जानने के लिए तुम आ गए हो तो मैं थोड़ा रुक जाती हूँ। यह तीखी छुरी इस अतृप्त हृदय में, विकासोन्मुख कुसुम में विषैले कीट के डंक की तरह चुभा दूं या नहीं, इस पर विचार करूंगी। वो कहती है कि यह तीखी छुरी, उसने अपने हाथ में जो कृपाणी ले रखी है उसको तीखी छुरी कह रही है। और अतृप्त हृदय यानी अशांत हृदय, उसका हृदय है वो अत्यधिक बेचैन है, अतृप्त है यानी असंतुष्ट हृदय है। विकासोन्मुख कुसुम में, विकासोन्मुख यानी विकास की तरफ बढ़ने वाले कुसुम की भांति वो अपने शरीर को मान रही है। विषैले कीट के डंक की तरह चुभा दूं या नहीं, कि ये जो कटार है, जो कृपाणी है, वो विषैले कीट की भांति है और इसके डंक को मैं अपने खिलते हुए फूल रूपी शरीर के अंदर चुभा दूं या नहीं चुभा दूं, मैं इन बातों पर विचार करूंगी। यदि नहीं तो मेरी दुर्दशा का पुरस्कार क्या कुछ और है, और यदि ऐसा नहीं करती हूं तो मेरी दुर्दशा यानी दूसरे राजा के पास अपमानित जीवन के समान जीवन जीना क्या मेरे लिए पुरस्कार स्वरूप रहेगा? हाँ, जीवन के लिए कृतज्ञ, उपकृत और आभारी होकर किसी के अभिमानपूर्ण आत्म विज्ञापन का भार ढोती रहूं, यही क्या विधाता का निष्ठुर विधान है? फिर वो कहती है कि यदि मैं बच जाती हूँ, यानी बचने का मतलब कि मैं रामगुप्त की आज्ञा का पालन करते हुए अपने आप को कृतज्ञ मानूं और उपकृत यानी उप, उपकार किया हुआ मान करके, आभारी होकर के अभिमानपूर्ण आत्म विज्ञापन का भार ढोती रहूं। कहने का मतलब मैं इस प्रकार से निर्लज जीवन जीऊंगी तो वो भी मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। यही क्या विधाता का निष्ठुर विधान है, कि क्या विधाता ने मेरे लिए ऐसा ही कठोर विधान कर रखा है? कहने का मतलब क्या भगवान ने मेरी किस्मत में ऐसा जीवन ही लिख रखा है? छुटकारा नहीं, जीवन नीति के कठोर आदेश पर चलेगा ही तो क्या यह मेरा जीवन भी अपना नहीं है? वो कहती है कि छुटकारा नहीं, कि यदि मैं छुटकारा नहीं पाती हूँ, जीवन नीति के कठोर आदेश पर चलेगा ही तो। वो कहती है कि मेरा जीवन इस प्रकार से भाग्य के कठोर आदेश पर चलेगा ही तो क्या मेरा जीवन भी अपना नहीं है? कहने का मतलब यदि मैं इसी प्रकार से अपमानित जीवन जीऊंगी और अपने भाग्य पर विश्वास करती हुई जीवन जीना चाहती हूँ, तो क्या मुझे अपने जीवन पर भी मेरा अधिकार नहीं है? कहने का मतलब मैं मर तो सकती हूँ। चंद्रगुप्त, देवी, जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रमाद से, क्षणिक आवेश में या दुख की कठिनाई से इसे नष्ट करना तो ठीक नहीं। यहाँ पर चंद्रगुप्त उसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि हे देवी, जीवन है वो विश्व की संपत्ति है, यानी जीवन है इस संसार में जीने के लिए ही है। प्रमाद से, क्षणिक आवेश में या दुख की कठिनाई से, प्रमाद से यानी अत्यधिक दुख, प्रमाद होता है यानी जैसे विषाद से, क्षणिक आवेश से यानी थोड़े से समय में आवेशित होकर के, गुस्से से होकर के, या दुख की कठिनाई से यानी जीवन में दुख आ गए हैं, दुख या मुसीबतों से घबरा करके उसे नष्ट करना तो ठीक नहीं है। कहने का मतलब क्षणिक दुख से
या कष्ट से या फिर एक पल में उत्तेजित होकर के जीवन को समाप्त करना तो कोई अच्छी बात नहीं है। कहने का मतलब आत्महत्या करना कोई अच्छी बात नहीं है। गुप्त कुल लक्ष्मी आज यह छिन्नमस्ता का अवतार किस लिए धारण करना चाहती है, सोनू भी। और वो कहता है कि गुप्त कुल की लक्ष्मी, यानी ध्रुव स्वामिनी को वो गुप्त कुल की, गुप्त परिवार की लक्ष्मी कह करके संबोधित करता है और कहता है कि आज यह छिन्नमस्ता, छिन्नमस्ता यानी अपना गर्दन काट करके अपने हाथ में लेने का अवतार। एक महादेवी है जो अपनी गर्दन, महादेवी क्या देवी है जो अपनी गर्दन को काट करके खुद ही अपने हाथ में रखती है, कि उसका अवतार क्यों धारण करना चाहती है, मैं तो इस कारण को सुनना चाहता हूँ। कहने का मतलब गुप्त कुल की पुत्रवधू ध्रुव स्वामिनी है, वो आत्महत्या क्यों करना चाहती है, मैं तो इस कारण को जानना चाहता हूँ। ध्रुव स्वामिनी, नहीं मैं न मरूंगी, क्योंकि तुम आ गए हो मेरी शिविका के साथ चामर सज्जित अश्व पर चढ़कर, तुम ही उस दिन आए थे न। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं अब नहीं मरना चाहती हूँ, क्योंकि तुम बचाने के लिए आ गए हो। कहने का मतलब तुम मेरा दुख सुनने के लिए आ गए हो मेरी शिविका के साथ। शिविका होती है जैसे पाल की नुमा होती है, चामर सज्जित, चामर वही जैसे पंखों या झालर से सुसज्जित होकर के, अश्व पर चढ़ करके, अश्व पर घोड़े पर चढ़ करके, तुम ही उस दिन आए थे न, कि तुम ही उस दिन मेरे सामने आए थे। तुम्हारा विश्वासपूर्ण मुखमंडल मेरे साथ जाने में क्यों इतना प्रसन्न था, कि तुम्हारा चेहरा है, तुम्हारा मुखमंडल है, वो अत्यधिक विश्वास से परिपूर्ण था और मेरे साथ चलने के लिए तुम अत्यधिक प्रसन्न थे। कहने का मतलब ध्रुव स्वामिनी को चंद्रगुप्त भी अत्यधिक चाहता था, तो वो उसकी पालकी के साथ साथ आया था जब उसकी शादी हुई थी। चंद्रगुप्त, मैं गुप्त कुल वधु को आदर सहित ले जाने के लिए गया था। तो वो कहता है कि मैं गुप्त परिवार की वधु को आदर के साथ लेने के लिए गया था, फिर प्रसन्न क्यों ना होता, कि फिर खुशी की बात तो होनी थी। ध्रुव स्वामिनी, तो फिर आज मुझे शक शिविर में पहुंचाने के लिए उसी प्रकार तुमको मेरे साथ चलना होगा। आंखों से आंसू पहुंचती है। तो फिर वो ध्रुव स्वामिनी उसकी बातों को सुन करके कहती है कि तुम प्रसन्न थे, तो उसी प्रसन्नता को बरकरार रखते हुए तो फिर आज मुझे शक शिविर में पहुंचाने के लिए, कि सकराज ने आज रामगुप्त से मांग की है, तो आप आज मेरे साथ शक शिविर में भी मुझे वहां छोड़ने के लिए चलोगे। आंखों से आंसू पोंछती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहने का मतलब अत्यधिक दुखी होकर के वो ये बातें चंद्रगुप्त के सामने बोल रही है। चंद्रगुप्त आश्चर्य से, यह कैसा परिहास। चंद्रगुप्त आश्चर्यचकित हो जाता है और वो कहता है कि ऐसा परिहास, ऐसा मजाक क्यों कर रही हो। कहने का मतलब उसकी बातों पर चंद्रगुप्त को विश्वास नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है। तो वो आश्चर्यचकित होकर के कहता है, ध्रुव स्वामिनी कुमार, यह परिहास नहीं, राजा की आज्ञा है। सकराज को मेरी अत्यंत आवश्यकता है। यह अवरोध बिना मेरा उपहार दिए नहीं हट सकता। तो वो कहती है कि कुमार, मैं तुम्हारे साथ ये परिहास नहीं कर रही हूँ, मजाक नहीं कर रही हूँ, ये सब तो राजा की आदेश है, राजा का आदेश है। सकराज को मेरी अत्यंत आवश्यकता है और यह अवरोध यानी ये जो झगड़ा है, ये बिना मेरा उपहार दिए हट नहीं सकता। यानी सकराज ने जो संधि की शर्तें भेज रखी है, जो झगड़ा होने वाला है, यदि मुझे उपहार में नहीं भेजेंगे तो ये झगड़ा मिट नहीं सकता है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। चंद्रगुप्त आवेश से, यह नहीं हो सकता महादेवी, जिस मर्यादा के लिए, जिस महत्व को स्थिर रखने के लिए मैंने राजदंड ग्रहण न करके अपना मिला हुआ अधिकार छोड़ दिया, उसका यह अपमान मेरे जीवित रहते आर्य समुद्रगुप्त के सर्वज्ञ गर्व को इस तरह पर दलित न होना पड़ेगा। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त को अत्यधिक गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि महादेवी ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर नारी सम्मान का पक्षधर दिखाई दे रहा है चंद्रगुप्त, नारी सम्मान का और अपने
कुल के सम्मान का, अपने परिवार या अपने साम्राज्य का सम्मान करता हुआ दिखाई दे रहा है। वो कहता है कि जिस महत्व को स्थिर रखने के लिए, कि जिस मर्यादा को बचाने के लिए, यानी कुल की मर्यादा को भी बचाना चाहा है, नारी की मर्यादा को भी बचाना चाहा है, कि मैंने अपनी महत्व को स्थिर कर लिया था, अपने आप को मैंने शिथिलता से परिपूर्ण कर लिया था, मैंने किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं किया, राजदंड ग्रहण न करके, कि मैंने उत्तराधिकारी बनने का जो अधिकार मुझे प्राप्त था, उस अधिकार को भी मैंने छोड़ दिया। उसका यह अपमान, कि इसका मैं इस प्रकार से, अपने त्याग को मैं इस प्रकार से अपमानित नहीं होने देना चाहता। मेरे जीवित रहते आर्य समुद्रगुप्त के स्वर्गीय गर्व को इस तरह पददलित न होना पड़ेगा कि जब तक मैं जीवित हूं तब तक अपने पिता के, जो कि स्वर्ग सिधारे हुए हैं, उसका जो गौरव था, उसका जो गर्व था, जो अभिमान था, उस अभिमान को मैं पैरों के नीचे नहीं कुचलने दूंगा। ठहर कर, और भी एक बात है। और रुक करके कहता है कि इसके अलावा एक बात और भी है। मेरे हृदय के अंधकार में प्रथम किरण से आकर जिसने अज्ञात भाव से अपना मधुर आलोक ढाल दिया था, उसको भी मैंने केवल इसलिए भूलने का प्रयत्न किया कि सहसा चुप हो जाता है। और वो कहता है कि एक तो मैंने अपना उत्तराधिकारी का जो पद मुझे मिलना चाहिए था उसको छोड़ दिया है, और दूसरी बात यह है कि मेरे हृदय के अंधकार में, कि मेरा हृदय है वो अंधकार से परिपूर्ण था, और ऐसे समय में प्रथम किरण से आकर अज्ञात भाव से, यानी मुझे तो प्रेम नामक भाव का कुछ पता ही नहीं था, और उस जीवन में प्रकाश की किरण की भांति आकर के मधुरता को ढाल देने वाली, उसको भी मैंने केवल इसलिए भूलने का प्रयत्न किया है। यानी चंद्रगुप्त वो ध्रुव स्वामिनी से अत्यधिक प्रेम करता है, और वो उसके आने से पहले अपने जीवन को अंधकार से परिपूर्ण मानता है। तो वो कहता है कि प्रथम किरण की भांति तुमने मेरे जीवन में प्रेम की किरणों को उड़ेल दिया था, और मैं उसको भी भूलने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी मैं ध्रुव स्वामिनी को भूलने की कोशिश कर रहा हूँ। और ऐसा कहते कहते वो अचानक चुप हो जाता है। ध्रुव स्वामिनी आंखें बंद की कुतूहल भरी प्रसन्नता से, हाँ हाँ कहो कहो। ध्रुव स्वामिनी उससे प्रेम पूर्वक बातें सुन करके अत्यधिक प्रसन्न हो जाती है, और प्रसन्नता से उसको कहती है कि हाँ हाँ उसके बारे में बताओ। यानी वो ध्रुव स्वामिनी के बारे में कह रहा है, तो ध्रुव स्वामिनी को अत्यधिक अच्छा लग रहा है, इसलिए वो उसको और बोलने की कह रही है। तो उसके बाद शिखर स्वामी के साथ रामगुप्त का प्रवेश, फिर वहां पर शिखर स्वामी और रामगुप्त दोनों आ जाते हैं। बाकी कल पढ़ेंगे।